have you on our channel. Good to be here on the show, and I'm looking forward to this. Right. So निश्चल, आपने वजीरेक्स एक्सचेंज स्टार्ट किया, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो अपना फर्स्ट बिटकॉइन था वो आपने कब परचेज किया और आपका मोटिवेशन क्या था इंडिया के अंदर क्रिप्टो एक्सचेंज स्टार्ट करने के लिए? मेरा फर्स्ट बिटकॉइन मैंने खरीदा नहीं था। ये 2009 एंड की बात है, जब मैंने कुछ आर्टिकल देख रहा था तो पढ़ा के ऐसा कुछ बिटकॉइन करके डिजिटल मनी कोई बना रहा है, और उस टाइम पे क्या था, आप अपने होम कंप्यूटर पे बिटकॉइन को बहुत इजीली माइन कर सकते थे। तो मैंने माइन करने के लिए ट्राई किया था और थोड़ा माइन भी हो गया था, तो वो मेरा पहला बिटकॉइन था। पर हाँ, थोड़े साल में मैं भूल गया उसके बारे में, और जब मैं बिटकॉइन बड़ा हुआ तो मैंने मेरा वो जो पीसी था वो बेच दिया था, तो अब वो बिटकॉइन तो नहीं है मेरे पास। फिर बीच में वापस 2012 या 13 में भी कुछ वॉलेट सब आए थे, तो उस टाइम पे भी मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने भेजा था बिटकॉइन, मैं उनको भेजा था। तो मेरा फर्स्ट बिटकॉइन वाज, मैंने खरीदा नहीं था, इट वाज मोर ऑफ किसी ने मुझे भेजा या मैंने माइन किया था, तो वैसे मेरा एंट्री हुआ। और एक्सचेंज वजीरेक्स क्यों बनाया हमने, तो ये लास्ट ईयर की बात है, 2017 की बात है, जब जो बुल रन आया था, तो उस टाइम पे मैंने भी सोचा और थोड़ा बिटकॉइन और दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के ट्रेडिंग कैसे होते हैं देख लेता हूँ। तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रहा था जो कि यूएस में थे, और मैं भी उस टाइम पे यूएस में था, सैन फ्रांसिस्को में था। तो मैंने एक दो वहाँ के वेबसाइट यूज किए, एक्सचेंजेस, और कुछ इंडियन एक्सचेंजेस यूज किए, और मैंने वो बहुत बड़ा डिफरेंस देखा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस में। जिस तरह से आप वहाँ पे प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस था और यहाँ का था, तो मुझे लगा कि इंडिया और इंडियन यूजर्स के लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस वाइज आप जब ट्रेड कर रहे हो तो फास्ट हो, आपको कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि एवरी टाइम कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपका लॉस हो जाता है वहां पे प्रोडक्ट में, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, बग आ गया। तो वो मोटिवेशन था कि चलो हम इंडिया के लिए, हम इंडियंस है, चलो इंडियंस के लिए लॉन्च करते हैं और वही एक्सपीरियंस देते हैं जो इंटरनेशनल यूजर्स को मिलता है ऑन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। तो वो मोटिवेशन से हमने लॉन्च कर दिया था। राइट। तो आपने जब एक्सचेंज चालू करा, आप मतलब जब आप आई गेस साइन अप फेज के अंदर ही थे, उसी टाइम पे आरबीआई का जो बैंकिंग बैन वाला इशू था वो सामने आ गया था। तो उस टाइम पे हाउ डिड यू कोप अप विद इट? मतलब क्या आप लोगों ने डिसाइड किया, क्या आपने स्टेप्स लिए? क्योंकि डेफिनेटली एक्सचेंज लॉन्च करने से पहले काफी प्लानिंग होती है, काफी इन्वेस्टमेंट होता है। तो उस टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों ने फॉलो करी? हमने अनाउंस किया वजीरेक्स अबाउट 1st of February में, एंड हमने लॉन्च करके अराउंड 3 वीक्स में ये आरबीआई का सर्कुलर आ गया था कि 3 महीने में बंद करना है। तो जस्ट लॉन्च किया था। तो हम अब नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो सोच के कि हम अच्छा करेंगे, और सडनली रेगुलेशन में कुछ अफेक्ट होता है, तो एक तो होता है कि टीम मोरल बहुत लो हो जाता है कि इतना हम कर रहे हैं मेहनत, और एक नया टेक्नोलॉजी है और इंडियंस के लिए कर रहे हैं, और सडनली इंडियन रेगुलेशन में कुछ अफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग पहले तो सब थोड़े डीमोटिवेटेड थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि दूसरे कंट्रीज में सब चल रहा है ठीक से। तो वो एक 4-5 दिन तक वैसे उस स्टेज में थे। फिर एक बार समझ जाता है कि ये होने वाला है, तो आपको दूसरा मोटिवेशन आ जाता है, आप स्टार्टअप में कभी भी कुछ सीधे से नहीं होता, कुछ इजी नहीं होता, इसलिए आप स्टार्टअप हो, आप कुछ नया कर रहे हो, तो हमेशा रोड जो होगा वो बम्पी रहेगा, रफ रहेगा, हमें पता है। तो हमने बोला अब इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, प्रॉब्लम पे बैठ के कुछ होने वाला नहीं। तो सोल्यूशन था कि जो फाइनली हमने लॉन्च किया था P2P। पर हाँ, वो गया कैसे, डीमोटिवेशन से मोटिवेशन आ गया कि ये तो होगा ही, ऐसे इकोसिस्टम ये पहला है, ऐसा और होगा, तो एज अ कंपनी, एज अ स्टार्टअप हम क्या कर सकते हैं। तो वो सोच के नया मोटिवेशन आ गया कि बहुत अच्छा है, ये अपॉर्चुनिटी दिख गया कि ये तो सबको आएगा, तो जो स्टार्टअप इसके आगे जाएगा वो आगे जाके इंडिया में बड़ा बनेगा। तो वो मोटिवेशन से हम काम करने लग गए फिर। तो आपने जब वजीरेक्स को स्टार्ट किया, तो ये सेल्फ फंडेड एक एक्सचेंज है या फिर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट रेज किया है वीसी से? तो अभी तक हमने वीसी इन्वेस्टमेंट रेज नहीं किया है। फंडिंग जो है, हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट था, तो हम उस प्रोडक्ट में विच इज क्राउडफायर, जो बहुत सालों से चल रहा है, तो वहां से हमने ये नया सेकंड प्रोडक्ट चालू किया है। तो हमारा ऑलरेडी कंपनी था, ऑलरेडी फंड्स था, तो उसके बेसिस पे हमने एक सेकंड
प्रोडक्ट लॉन्च किया है और अब ऐसे ही जा रहे हैं, लेकिन आगे जाके हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वजीरेक्स के लिए स्टैंड अलोन अलग से फंड उठाए और वो करेंगे। हमारा प्रीवियस प्रोडक्ट में हमने फंडिंग उठाया है, पर उस प्रोडक्ट के लिए उठाया, तो इसके लिए अब आगे जाके हम उठाएंगे फंडिंग, अभी तो नहीं उठाया। राइट। तो आपने पीयर टू पीयर एक्सचेंज लॉन्च किया एंड साथ में बाकी एक्सचेंजेस ने भी लॉन्च किया, इंडियन एक्सचेंजेस ने। तो वजीरेक्स का जो पीयर टू पीयर एक्सचेंज है वो कैसे डिफरेंट है बाकी एक्सचेंजेस से? हाँ, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, आप पीयर टू पीयर जब सोचोगे ना, तो इवन इंडिया में एक्सचेंजेस लॉन्च करने से पहले भी पीयर टू पीयर थे। कुछ ऐसे वेबसाइट्स है जो सिर्फ पीयर टू पीयर ही कर रहे थे बहुत टाइम से, और वो उस कंट्रीज में चल रहे थे जहाँ पे बैंकिंग के डिफिकल्टीज ऑलरेडी थी। पर उनमें प्रॉब्लम क्या था, ये जो पीयर टू पीयर थे वो बहुत आप देखोगे तो जैसे आप OLX हो गया या क्विकर हो गया, लिस्टिंग क्लासिफाइड साइट्स पे कि आप बोल रहे हो मेरे को बिटकॉइन बेचना है इतने लाखों में, और कोई और ने लिख दिया है कि मुझे बिटकॉइन खरीदना है, तो आपको एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा। तो हमने बोला अगर इंडिया में अगर P2P सही तरीके से चलाना है तो हमको ऑटोमेट करना था। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो, और हम पहले थे इंडिया में जिन्होंने ऑटोमेटेड P2P लाया, तो जिससे ऑटोमेटिकली मैच हो रहा था, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको बाय या सेल ऑर्डर डाल दो, बाकी का सब वजीरेक्स बिहाइंड द सीन सब कर देगा आपके लिए। तो वो सबसे बड़ा डिफरेंस था। सेकेंड था कि ऑटोमेट तो कर दोगे, लेकिन हम लोग को ऐसे ब्लैक बॉक्स नहीं बनाना था कि आपने डाल दिया किसी और के साथ मैच हो गया। तो हमने क्या कर दिया कि ओपन ऑर्डर बुक कर दिया, तो आपको सबके ऑर्डर्स दिखेंगे और आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपना राइट बिड डाल सकते हो। तीसरा हमने क्या किया, हमें पता था कि जो INR है, INR का P2P करोगे अगर, तो डिमांड और सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अगर बुल रन आ गया तो बहुत ज्यादा लोगों को खरीदना पड़ता है और कम लोग बेचते हैं। तो और या तो अगर बेयर आ गया तो बहुत ज्यादा लोग बेचते हैं और कम लोग खरीदते हैं। तो हमें पता था कि INR करेंगे तो वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यूजर के लिए। तो हमने क्या किया, USDT लाया। तो ये बहुत आई वुड से अच्छा डिसीजन था, क्योंकि USDT की वजह से कभी भी लोगों को सप्लाई मिल रहा है दोनों जगह से। अगर बेचना है तो आप फास्ट बेच सकते हो, खरीदना है तो आप फास्ट खरीद सकते हो। तो ये तीन आई वुड से बहुत बड़े तीन डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से आज P2P जो वजीरेक्स का है वो सबसे बड़ा है देश में, और हर मिनट में हम अभी 3 से 4 P2P ट्रेड सक्सेसफुली हो रहे हैं। तो बहुत बढ़िया चल रहा है अभी इसके वजह से। तो आपने पीयर टू पीयर एक्सचेंज यहाँ पर सोल्यूशन निकाला जब RBI का ये बैंक बैन आ गया था, लेकिन ZebPay which was one of the oldest Indian exchange, इतने यूजर्स थे, उन्होंने इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जहाँ पर वो पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म लेके आए या कुछ सोल्यूशन। इनफैक्ट वो मतलब दे हैव प्रॉब्ली मूव्ड आउट ऑफ इंडिया, और अब शायद यूरोप के अंदर बेस्ड वो अपना एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पर। एंड इनफैक्ट एक चीज जो मेरे व्यूअर्स है जो उस चीज से बॉदर्ड थे कि ट्रांजैक्शन फी जो थी उन्होंने उस टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ा दी थी, जो नॉर्मली अगर देखा जाए, जिसका एक तरह से आई फील आप लोगों ने रीइंबर्स करा लोगों की, अगर आप एक्सचेंज पे मूव करते हो तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन फी ZebPay के ऊपर अगर है वो आपको हम रीइंबर्स करेंगे। तो इसके ऊपर ओवरऑल आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? देखो, अभी हर एक्सचेंज का अपना तरीका होता है डिसीजन लेने का। हमारा क्या था, हम नए थे मार्केट में, हमने जस्ट लॉन्च किया था, और जब ये बैंकिंग का इशू आ गया तो हमें पता था कि हमको इंडियन यूजर्स के लिए तो बना ही रहे और बनाते रहेंगे, तो जो भी चाहिए उस इंडियन यूजर्स को वो हम डिलीवर करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था। अभी ZebPay का मे बी वो लोग का एक तो वो लोग वन ऑफ द फर्स्ट एक्सचेंजेस थे इंडिया में जो बिटकॉइन बाई सेल कर पाते थे ZebPay से। तो शायद उनके उसमें रहेगा कि बैंकिंग बैन शायद जल्दी चला जाए, तो शायद उन्होंने वेट किया रहेगा, या तो मे बी पहले ही डिसीजन ले लिया रहेगा कि हम इंटरनेशनल जाएंगे, और बैंक बैन आ गया तो शायद उसको फास्ट कर दिया वो लोग ने कि इंडिया को छोड़। पर बहुत मुश्किल है बोलना कि क्यों किया है। मैं नहीं चाहता था कि कंपटीशन बैंकिंग बैंक की वजह से चले जाए। हमें कंपटीशन तो है, हमें कंपटीशन को बीट करना है, बट रेगुलेशन की वजह से कोई चला जाए तो मैं बोलूंगा ओवरऑल इंडियन इकोसिस्टम के लिए ये अच्छी बात नहीं थी कि एक बड़ा सा एक्सचेंज यहाँ से चला जा रहा है। मैं चाहता था कि कंपटीशन रहे और फाइट करे, सही है, क्योंकि अल्टीमेटली यूजर जीतता है।
जब ऐसे बहुत एक्सचेंजेस में कंपटीशन होता है। तो एक तरीके से बहुत सही नहीं हुआ कि रेगुलेशन की वजह से एक बिजनेस यहाँ से गया, क्योंकि बहुत लोगों के जॉब्स थे, बहुत सब है एक एक्सचेंज के पीछे। तो बट अब हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, रियल रीजन तो आई वुड से उनसे ही पता चलेगा क्या हुआ था। राइट। तो जैसे इतने सारे इंडियन एक्सचेंजेस हैं, नए एक्सचेंजेस भी और आ रहे हैं, एंड हर जगह थोड़ा कंपटीशन तो रहता ही है, क्योंकि मतलब यू ऑल आर फाइटिंग फॉर सेम कस्टमर। तो ऐसे में जब ये बैंकिंग बैन आया, तो यहाँ पर जो सारे इंडियन एक्सचेंजेस हैं, आप लोग आपस में जैसे बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं, और मतलब जो कंपटीशन है उससे बाहर निकल के, या फिर अभी भी डिफरेंसेस हैं एक्सचेंजेस के बीच में, मतलब उसके ऊपर आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? देखो, आई मीन कंपटीशन इज कंपटीशन। आप बना रहे हो ये सोच के कि प्रोडक्ट्स, दूसरे प्रोडक्ट्स उतने अच्छे नहीं है और आप उससे अच्छा बनाओगे, तो कंपटीशन तो है। लेकिन जब एक इंडस्ट्री का बात आ जाता है कि पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट होता है, तो आप देखोगे हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि सब मिलजुल के उसको टैकल करते हैं, क्योंकि सबको पता है अकेला कोई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, एक एसोसिएशन है IAMAI, तो वहाँ पे हम सब उसका पार्ट है, और हम सब ये जो जब हो रहा था ये सब, तो हम सब कुछ ना कुछ डिस्कशन इस पे वीकली या 2 हफ्ते में एक बार कुछ ना कुछ डिस्कशन करते थे। और अभी भी जब भी कुछ न्यूज आता है तो इंटरनल एक डिस्कशन हो जाता है सब एक्सचेंजेस में कि क्या करना है, कैसे करना है। पर उसमें उस टाइम पे कोई मैं वजीरेक्स का CEO या कुछ और CEO नहीं है। इट इज मोर ऑफ कि हम चाहते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो सेक्टर और बड़ा हो जाए, और क्रिप्टो के रेगुलेशंस आ जाए, और बैंकिंग चालू हो जाए, तो वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसमें मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि कुछ कंपटीशन के बारे में कोई कुछ बोल रहा है एक दूसरे के बारे में। सब लोग यही बोल रहे हैं कि इसको कैसे सही करें, तो वैसे चलता है। पर हाँ, उसके बाहर आ जाओ तो आप कम्पीट कर रहे हो, आपको सबसे अच्छा बनना है एज अ एक्सचेंज, तो वैसा है। राइट। तो मतलब ओवरऑल इस इशू के अंदर एवरी इंडियन एक्सचेंजेस, मतलब आप सब कनेक्टेड हो एक दूसरे से, एंड यू आल्सो ट्राई टू फिगर आउट कि किस तरह से हम मूव कर सकते हैं ताकि एक बेटर किसी तरह से रेगुलेशन आए या कुछ पॉजिटिव स्टेप लिया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, या इश्यूज को कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। एब्सोल्युटली। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मुझसे लोग पूछते हैं, आई गेस आपसे भी पूछते होंगे लोग, कि व्हेन वजीरेक्स टोकन? ये तो मतलब हमने जब से टोकन लॉन्च किया तब से पूछ रहे हैं लोग, और हक बनता है, क्योंकि उनको उनके पास WRX है, और उसका नेक्स्ट स्टेप, ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप है कि लिस्ट हो जाए ताकि हम ट्रेड करें या और बाय करें। बहुत लोग हैं जिनको सेल करना है, बहुत लोग हैं जिनको और खरीदना है। तो उसका क्या है, हर एक का फेजेस होता है। हमारा फर्स्ट फेज जो था, जो साइन अप से पहले था, वो था रिवॉर्डिंग। इनको रिवॉर्ड करेंगे जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है एक्सचेंज स्टार्ट होने से पहले, और इसीलिए हम साइन अप से पहले हम ज्यादा दे रहे थे फॉर साइन अप लॉन्च से पहले। उसके बाद लॉन्च हुआ, उसके बाद हमने सेकेंड फेज डिस्ट्रीब्यूशन का चालू किया, जो है आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको ट्रेड जितना करते हो दिन में, उसके हिसाब से रोज का आपको इतना WRX मिलेगा एज अ रिवॉर्ड। ये फेज अभी चल रहा है। और एक थर्ड फेज जो आएगा इसके बाद, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, वो है लिस्टिंग, विच इज योर आंसर टू व्हेन WRX। तो वो 2019 में करना है हम लोग, हमें इस ईयर में वो ऑब्जेक्टिव वो है 2019। किस महीने में करेंगे एग्जैक्टली मेरे पास अभी डेट मैं है नहीं मेरे पास, मेरे को बताना भी नहीं है और स्पेकुलेट नहीं करना है। पर 2019 इज द ईयर जहाँ पे हम देख रहे हैं कि WRX को लिस्ट कर दें हम। देखते हैं क्या होता है, कैसे चलता है और कब करेंगे ये सब। अभी क्या, आई कांट रिवील इट, बट वी विल डू इट एट द राइट टाइम। तो वजीरेक्स टोकन को लेके जैसे इंडिया के अंदर अभी भी रेगुलेशंस वगैरह कुछ आए नहीं है, एंड ऑल्दो आई थिंक यू गाइज आर रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, लेकिन ऑफिस पूरा आपका इंडिया के अंदर ही बेस्ड है। तो रेगुलेशन को लेके तो ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है लीगली कि टोकन लिस्ट करने के लिए हमको थोड़ा अगर क्लैरिटी मिल जाए उसके बाद ही लिस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि उसकी ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट होती है, तो राइट। राइट, तो रेगुलेशंस का देखना पड़ेगा। इट डिपेंड करता है आप कौन से कंट्री से करते हो, तो बहुत सारे इफ्स एंड एल्सेस है इसमें। अभी रेगुलेशंस पे हम देख रहे हैं ऑलरेडी, पर एक है कि फिलहाल तो WRX ICO या कुछ नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ इंटरनल टोकन, एक क्लोज इकोसिस्टम है अभी। तो इसे अभी तो उतना कुछ इशू नहीं है। जब लिस्ट करना है उससे पहले डेफिनेटली हम रेगुलेशन के हिसाब से ही करना है।
और वो कर देंगे। और कंट्रीज डिपेंड करता है, अगर इंडिया में रेगुलेशन फेवरेबल है एट दैट टाइम तो हम इंडिया से करेंगे, अगर कोई और कंट्री से फेवरेबल है तो वहां से करना पड़ेगा। तो वो सब वही है, बहुत सारे डिस्कशंस करने पड़ेंगे और हो रहे हैं ऑलरेडी। पर जैसे जैसे होएगा मैं रिवील करने लगूंगा लोगों को एग्जैक्टली कैसे होगा। पर वो क्या है, अभी इन बिटवीन डिस्कशन फेज में कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में। राइट, एग्जैक्टली। तो वजीरेक्स टोकन की हम बात करें तो ठीक है, एक उसकी यूटिलिटी हो गई कि आप एक्सचेंज के ऊपर उसको मतलब आप बाय सेल कर सकते हो नॉर्मली। और क्या उसके साथ यूटिलिटी आप इंट्रोड्यूस करेंगे वंस इट गेट्स लिस्टेड? देखो अभी फिलहाल तो हमने 2 यूज केसेस रिवील किए थे WRX के। जो पहला वाला था वो था कि अगर आप जो ट्रेडिंग फीस भरते हो वो जिस टोकन में आप ट्रेड कर रहे हो उस टोकन में ट्रेडिंग फीस देते हो। जैसे ही WRX लिस्ट हो जाएगा तो आपका जो लिस्टिंग ये ट्रेडिंग फीस है आप वो WRX में दे सकते हो। और जब WRX में दोगे तो हम एटलीस्ट 50% डिस्काउंट से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर में, और बाद में उसके हिसाब से डिस्काउंट चेंज होते रह जाएंगे। तो फर्स्ट यूज केस है कि आप ट्रेडिंग फीस WRX से भर सकते हो। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी आप जो जितना कलेक्ट करोगे तो आगे जाके उतना ही फायदा होगा, आपको ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा यूज केस है कि जैसे जैसे एक्सचेंज बढ़ता है तो बहुत सारे टोकन के एयर ड्रॉप्स के रिक्वेस्ट आते हैं, और ये हम ऑलरेडी देख रहे हैं। पर जैसे जैसे वजीरेक्स का वॉल्यूम और बढ़ेगा तो और टोकन आएंगे, और जब भी हम ऐसे अच्छे टोकन को देखेंगे जो बोलेंगे कि हमें लिस्ट करना है और हम आपके यूजर्स के लिए एयर ड्रॉप दे सकते हैं, तो हम वो एयर ड्रॉप्स आपके WRX के होल्डिंग के हिसाब से देंगे, क्योंकि आपको रिवॉर्ड तो करना है यूजर्स को। तो बेस्ड ऑन आपके पास कितने WRX है उसके हिसाब से ये जो एयर ड्रॉप्स टोकन है वो हम देंगे आपको। अभी वो कब आएगा कैसे आएगा वो सब हम प्लान कर रहे हैं, बट हाँ एयर ड्रॉप्स सेकेंड यूज केस है। और कुछ यूज केसेस है जो हम आगे जाके रिवील करेंगे, बट हमने अच्छे प्लान्स किए हैं WRX के लिए, ताकि जो वजीरेक्स के इकोसिस्टम के अंदर है वहां पे आप WRX बहुत जगह में यूज कर पाओगे। राइट तो बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर ये भी होगा कि जो ऑल्ट कॉइन्स वजीरेक्स के ऊपर लिस्टेड हैं अगर वो कुछ एयर ड्रॉप प्लान करते हैं तो, और आपके पास अगर वजीरेक्स टोकन आपने होल्ड कर रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप एयर ड्रॉप में आप पार्ट ले पाओगे और आपको टोकन्स भी मिलेंगे दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के। बिल्कुल सही। राइट तो बाकी वजीरेक्स को लेके अभी करंटली आई फील इट इज ERC-20 टोकन मतलब होगा वो, तो फ्यूचर में कुछ खुद की ब्लॉकचेन लाने का आपका प्लान है? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट इवन ERC-20 हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि ERC-20 होगा कि कोई और प्लेटफॉर्म पे होगा, क्योंकि क्या है अभी इतना इवॉल्व हो रहा है ये पूरा क्रिप्टो इकोसिस्टम। तो इथेरियम तो सही से चल रहा है तो ERC-20 एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अभी और भी दूसरे ब्लॉकचेन्स आ रहे हैं जहाँ पे आप टोकन्स रिलीज कर सकते हो। तो जैसे जैसे हम लिस्टिंग के नजदीक आएंगे उस टाइम पे रिसर्च करके डिसाइड करना बेटर है। अब अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ERC-20 टोकन सबसे बड़े हैं, लेकिन अब नेक्स्ट एक हफ्ते में एक महीने में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए कमिट नहीं करना है कि ये प्लेटफॉर्म होगा। तो जैसे नजदीक जाएंगे तो प्लेटफॉर्म चूज कर लेंगे हम। राइट और अभी पूरा 2019 तो यही फेज बोला जा रहा है कि मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का टाइम है और एवरीबडी इज वर्किंग ऑन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे बाइनेंस वगैरह जितने भी एक्सचेंजेस है बाहर के इंटरनेशनली दे आर डूइंग इट, बट इंडिया में आई डोंट फील ऐसे कोई एक्सचेंजेस हैं जो अभी शायद जिनका एग्जिस्टिंग सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी वर्क कर रहे हैं। तो आप लोगों का ऐसा कुछ प्लान है फ्यूचर के अंदर कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेके आए, या फिर पहले आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कॉन्सेंट्रेट करके इसको बढ़ाना चाहते हैं फिर कुछ प्लान करेंगे आगे? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज तो मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि चाहिए जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, पर मैं ऐसा नहीं देखता कि या तो सेंट्रलाइज रहेगा या तो डिसेंट्रलाइज रहेगा। मेरा मानना है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा आप जैसे जैसे जाओगे। उनके बहुत रीजंस है। पहला रीजन है, जैसे समझो मैं एक ट्रेडर हूँ और मुझे पता है कि मेरे को ट्रेडिंग करना है, पर मेरे को जो सिक्योरिटी का जो हेडेक है कि सब सिक्योरिटी मैनेज करो अपना, वो मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज में रख दूंगा अपनी टोकन्स, मैं फ्री हूँ। पर और एक है कि मैं थोड़ा टेक्निकली बहुत डीप हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे पास हार्डवेयर वॉलेट हो गया, या मेरे को पता है कि पेपर वॉलेट सेफली कैसे रख सकता हूँ, तो मैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाऊंगा। तो मैं देखता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन है। तो अभी कॉम्बिनेशन का पहला स्टेप है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिसके लिए आप अभी जो टेक्नोलॉजी जो चाहिए वो सब है, जिसके लिए हमने वजीरेक्स बना दिया। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के जो टेक्नोलॉजीज चाहिए राइट, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते जहां पे आप सेम एक्सपीरियंस दे सकते हो सेंट्रलाइज का।
पर आगे आगे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए डिसेंट्रलाइज, आज के डेट में वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस थोड़े स्लो हैं, थोड़े और इश्यूज है, टेक्निकल इश्यूज अंडरलाइंग लेयर पे। यूआई यूएक्स ठीक है, पर अंडरलाइंग लेयर पे थोड़े इश्यूज है। एक बार वो सॉल्व हो जाएगा तो इसको भी हम लोग वजीरेक्स के साथ ला सकते हैं, और आपको एज अ यूजर हम दोनों ऑप्शन दे पाएंगे जहां पे आप स्विच कर सकते हो कभी। तो वो आगे जाके है। अब वो कब होगा, ऑनेस्टली कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स है, तो जब भी हम देखेंगे कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मैच्योरिटी लेवल पे रीच हो गया डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का, तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे उसको। तो ये प्लान है हमारा। राइट, तो ये कि फ्यूचर के अंदर आप लेके आएंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ ऐसा प्लान नहीं है। राइट, क्योंकि अभी क्या टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है कि आप सेम एक्सपीरियंस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वाला एक्सपीरियंस आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे देना चाहते हो, आज के डेट पे नहीं दे सकते हो। और आप देखोगे तो रेगुलर जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है जिसको ट्रेड करना है, अगर आज के डेट में फास्ट ट्रेड चल रहा है तो वो स्लो ट्रेड में नहीं जाएगा। या तो जहाँ पे दूसरे इश्यूज है, सब टोकन्स नहीं आ सकते एक साथ इजीली, तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज है, तो वो सब सॉल्व जब तक नहीं होते हम नहीं लाना चाहते उसे अभी। तो वजीरेक्स टोकन को लेके आपका आगे आईसीओ करने का कुछ प्लान है? अभी फिलहाल तो हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हमारा फर्स्ट, जैसे मैंने बोला था, अप्रोच और मोटिवेशन है कि इसको कैसे लिस्ट करें, और इसके जो भी इसके रेगुलेशंस इसके अराउंड है उनको सब सही तरीके से कैसे करें, तो अभी उस पर फोकस करें। आईसीओ का भी कुछ हमने ऐसे कुछ प्लान नहीं सोचा है अभी। राइट, तो आपने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एंड आई फॉलो यू ऑन ट्विटर, और मैं देखता हूँ कि कंटिन्यूसली आप मतलब रोज आप ट्वीट जरूर करते हैं हैशटैग इंडिया वांट्स क्रिप्टो, जहाँ पर आप पीएमओ और फाइनेंस मिनिस्टर और डीईए सबको आप टैग करते हैं, और आप बेनिफिट्स बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन किस तरह से बेनिफिशियल रह सकती है, और एक तरह से आप उनको ही बोलते हैं कि इंडिया के अंदर भी अगर क्रिप्टो करेंसी आएगी तो इट इज गुड फॉर अस। तो ये सब करने का आपका मोटिव क्या है ट्विटर के ऊपर, कि आप रोज मतलब ट्वीट करते हैं और डालते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ये मैंने चालू किया था नवंबर में, आई थिंक। आज अभी 70 डेज हो गया, आज 70th था। ये चालू किया था क्योंकि मैंने देखा कि एक एक अपॉर्चुनिटी है हर इंडियन को, कि फ्यूचर का जो टेक्नोलॉजी है, जो अभी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन है, उसमें बहुत सही टाइम पे अर्ली यूजर की तरह हम एंटर करता है। जो ये आरबीआई बैंक की वजह से हमसे छीना जा रहा है। हमें सबको पता है कि मे बी 2 साल 3 साल में तो सब कंट्रीज अडॉप्ट कर लेंगे, सब कंट्रीज बोलेंगे ओके है। पर अगर आज के डेट में अगर हमारा कंट्री अडॉप्ट करता है तो क्या होगा, हम दूसरे कंट्रीज से और आगे रहेंगे, और नहीं कर रहा है तो हम दूसरे कंट्री से पीछे रहेंगे। यही इंटरनेट के साथ हुआ था, यही मोबाइल के साथ हुआ था, यही मोबाइल एप्स के इकोसिस्टम के साथ हुआ था। तो आप अगर पीछे भी देखोगे हिस्ट्री में, तो यही होता है कि जो कंट्री पहले जाता है कोई भी ट्रेंड पे, और वो ट्रेंड अगर ग्लोबल हो जाता है तो वो कंट्री हमेशा आगे रहता है। तो मुझे बहुत मेरा मानना है कि इंडियंस अभी हम सब केपेबल हैं कि क्रिप्टो में आप देखोगे इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने ट्रेडर्स हैं, इतने एक्सचेंजेस बन रहे हैं, इतने बिजनेसेस बन रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। तो बहुत बुरा लगा कि आरबीआई का बैन आ गया इसमें, और जस्ट ये एक चीज पूरे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का कैपेसिटी रखता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि हमें कुछ करना पड़ेगा। और आप सोचोगे तो गवर्नमेंट बुरा नहीं चाहता है, या कोई भी बुरा नहीं चाहता कंट्री के लिए, पर मिस इन्फॉर्मेशन है कि कुछ लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो बुराई कर सकता है, क्रिप्टो में कुछ अच्छा नहीं होगा, जबकि क्रिप्टो 99 चीज सही करेगा, एक गलत करेगा। तो हो सकता है अभी क्योंकि नया टेक्नोलॉजी है तो गलत चीज को हम देखेंगे। तो मेरा मोटिव था कि हम वो 99 जो अच्छे चीज है वो दिखाए, ताकि जो एक गलत चीज के बारे में कुछ लोग बोलते हैं वो सब नीचे चला गया। तो ये मोटिवेशन के साथ मैंने चालू कर दिया, और ऑब्जेक्टिव है कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने अगर पढ़ लिया कभी, और मे बी पढ़ रहे रहेंगे, और उन्होंने इंटरनल डिस्कशंस में उन्हें भी पॉइंट्स मिल जाएंगे क्या क्या हो रहा है कंट्री में, और क्या आज के यूथ को क्या चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ट्वीटिंग चालू कर दिया, और सब लोग अभी उसे रीट्वीट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के ये आवाज नहीं उठाएंगे तो गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इम्पोर्टेंट है।
क्या हो रहा है, हम घर बैठे बैठे बोल रहे हैं कि, या तो हम हमारे प्राइवेट ग्रुप में बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है। गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा, हमारे मिनिस्टर्स को कैसे मालूम पड़ेगा? वो लोग जानबूझ के नहीं कर रहे, पर उनके हिसाब से मीडिया में जो पढ़ रहे हैं, जो आजू बाजू में जो देख रहे हैं, वही दुनिया है। तो जब तक हम नहीं आवाज उठाएंगे और हम नहीं बोलेंगे कि पूरा यूथ है इंडिया का जो क्रिप्टो में है, और लाखों लोग हैं जो ये कर रहे हैं, और वो सब सही लोग हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई इलीगल काम नहीं कर रहा। जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक नहीं होगा। तो ये पूरा जो कैंपेन है, ये मैं चाहता हूँ कि पूरा हमारा जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो यूनाइट हो जाए और एक साथ आवाज उठाए। और जब ये करेंगे तो आई थिंक इवेंचुअली हमारे गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा, स्टेप इन करना पड़ेगा, और ये बैन जो है आरबीआई का निकालना पड़ेगा, और ये होगा। बस टाइम की बात है, अगर करते रहेंगे हो जाएगा। राइट, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, और आप जो चीज बोल रहे हैं ये भी बहुत सही है, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट, जैसे हम न्यूज देखते हैं आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज आती है कि बिटकॉइन से ये इलीगल, ये सही नहीं है। आधे लोगों को, आधे न्यूज चैनल्स को ये नहीं पता कि बिटकॉइन लीगल है या इलीगल है। तो बहुत ज्यादा, जैसे आप बोल रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है जो फ्लोट अराउंड करती है। तो जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो लोगों के पास नहीं है। तो इस ट्विटर प्लेटफॉर्म के थ्रू कम से कम ये जो राइट इन्फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं नोटिस में आ जाए। तो इस इनिशिएटिव के अंदर, जैसे आप सीईओ हैं वजीर एक्स के, तो आप करते हैं चीजें तो लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो आपको किस तरह से इस इनिशिएटिव में हेल्प कर सकते हैं अगर वो भी पार्ट लेना चाहते हैं? राइट, सो बहुत तरीके हैं। आई थिंक फर्स्ट है कि ये जो एक आवाज होना है, तो मैं ट्वीट कर रहा हूँ, आपको सिंपलेस्ट, आपको अगर थोड़ा भी मेहनत नहीं करना है, जस्ट सिंपल है कि लाइक और रीट्वीट कर दो, क्योंकि आपकी वजह से और 5 लोग देख लेंगे, उनके वजह से और 5 लोग देख लेंगे। तो लाइक और रिट्वीट सबसे सिंपल है। दूसरा है कि आप भी ऐसे इंफॉर्मेशन ढूंढो और मुझे भेज दो, तो क्या मैं अपने अगले दिन के ट्वीट में वो डाल दूंगा। ऐसा हो रहा है, बहुत बार मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं न्यूज के वजह, इसलिए मैं रोज कुछ ना कुछ नया डाल पाता हूँ, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ ढूंढ के मेरे को भेज देते हैं। तीसरा है कि अगर आप ब्लॉगर हो या आप मीडिया में काम करते हो तो उसके बारे में लिखो। आप यूट्यूबर हो तो इस मूवमेंट के बारे में, इस ऑब्जेक्टिव के बारे में अपने ऑडियंस को बता दो। मेरा नाम नहीं लेना है, मत लो, इंडिया वांट्स क्रिप्टो यूज कर लो, या तो बोल दो कि हमें मोटिव क्या है कि गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचनी चाहिए। एक मेरे थ्रू पहुंचे, आपके थ्रू पहुंचे, लेकिन गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि लाखों लोग हैं इंडिया में जिनको क्रिप्टो चाहिए, इंडिया में मेन स्ट्रीम, और सब ट्राई कर रहे हैं। तो हम सब अगर ये आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचा पाएंगे, बस वही चाहिए। लिखो, बोलो, वीडियो में डालो, पॉडकास्ट में डालो, कहाँ पे जहाँ पे जो भी करना है, पर आवाज रोज करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, मूवमेंट क्या रहता है, एक दिन का रहता है, चलो चलो सब कर लेते हैं, कर दो, अगले दिन भूल जाओ। अगर ऐसे ही होता तो सब हर चीज गवर्नमेंट तक पहुंच जाता। जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, रोज नहीं करेंगे, तब तक नहीं होने वाला। तो वही है कि रोज करो जो भी करना है, और आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचा देंगे ओवर अ टाइम। राइट, एग्जैक्टली। तो मतलब जो भी हेल्प करना चाहते हैं, मतलब घर पे बैठ के बात करने पे, ग्रुप पे बात करने में, पर्सनली बात करने पे कुछ नहीं होगा। अगर एक्शन लेना है तो डेफिनेटली ऐसा कुछ करो जिससे वो नोटिस में आए, ताकि इतने सारे लोग अगर रीट्वीट करेंगे, अगर उस पर कमेंट करेंगे, अगर पॉजिटिव चीजें लिखेंगे, तो डेफिनेटली वो नोटिस में आएगा। तो ये भी तो दिखना चाहिए गवर्नमेंट को कि हाँ, ऐसी कम्युनिटी भी है जो एक तरह से क्रिप्टो को चाहती है कि वो लीगल होके, रेगुलेट होके कम से कम इंडिया के अंदर है, और बेनिफिट्स कितने सारे। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया निश्चल, एंड आपका ट्विटर का लिंक भी मैं डालूंगा। तो आप में से जो भी लोग ट्विटर के ऊपर हैं तो डेफिनेटली निश्चल को आप फॉलो करिए। ये काफी कंटेंट डालते रहते हैं। इनका जो ट्वीट है रेगुलर बेसिस पे जो ये करते हैं, उसको आप रीट्वीट कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वो भी इनको सेंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप इस तरह से इस इनिशिएटिव के अंदर हेल्प कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो निश्चल, ओवरऑल आपके एक्सचेंज के बारे में काफी बात कर ली, और आपके इनिशिएटिव जो विच इज रियली गुड, एंड आई होप ये आगे कंटिन्यू रहे। और मैं भी अपने वीडियोस के अंदर इसको कवर करूंगा, ट्विटर के ऊपर कवर करूंगा, और बाकी लोगों को भी ये बोलूंगा कि अगर आप यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, तो डेफिनेटली कोशिश करिए कवर करने के लिए, क्योंकि ये पूरी स्पेस के लिए हो रहा है। ये मतलब एक कोई पर्टिकुलर पर्सन का इनिशिएटिव नहीं है, सबका इनिशिएटिव होगा अगर सब साथ में करेंगे। और एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे ये कि मतलब आप ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, या फिर आप अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता आपको? मैं ट्रेडर तो नहीं हूँ, मैं मोर इंजीनियर हूँ। मैं बहुत प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ। सो मैं ट्रेडिंग नहीं करता, मैं ज्यादातर प्रोडक्ट पे फोकस करके
एक्सचेंज को और बेटर कैसे बनाए ताकि दूसरे लोग ट्रेड करें। तो मेरा काम है एक्सचेंज को बनाना और एक्सचेंज को और बेटर बनाना, ताकि जो ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाए। अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मैं बाद में प्रोडक्ट नहीं बिल्ड कर पाऊंगा। तो मेरा फोकस हमेशा, ध्यान हमेशा रहता है कि जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको और बेहतर तरीके से ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसे दे, तो मैं उस पर फोकस करता हूँ। राइट, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग या फिर कभी भी मतलब बिल्कुल भी ट्रेड ट्राई नहीं करा, या फिर मतलब अभी नहीं कर पाते हैं? नहीं, कभी कभार तो अगर कुछ मेरे को कोई पर्टिकुलर कॉइन मेरे को लगेगा कि इसमें पोटेंशियल है, प्रोजेक्ट कुछ अच्छा दिखा, तो मैं थोड़ा बहुत ले लेता हूँ। नहीं तो बट ऐसे ज्यादातर मैं ट्रेड नहीं करता। ओके ओके। तो आपके आई वुड आस्क, आपके फेवरेट कॉइन्स 2019 के लिए, जो कॉइन्स आपको देख के लगता है कि इनके अंदर पोटेंशियल है, या आपको लगता है कि ये कॉइन्स आगे भी अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं, कौन से आपके पर्सनल लेवल पे आपके फेवरेट कॉइन्स? देखो, मैं कॉइन्स का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं एक्सचेंज चला रहा हूँ, बहुत सारे कॉइन्स है। मैं एक के बारे में बोलूंगा तो दूसरे को बुरा लगेगा, दूसरे के बारे में बोलूंगा तो किसी और को। पर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं कैसे देख रहा हूँ 2019 इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज। लेट्स से कॉइन के कैटेगरीज हम सोच सकते हैं। तो एक है, एंड ये मैं ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट इकोसिस्टम के लिए बोल रहा हूँ, क्रिप्टो में। तो एक है, आपने देखा 2018 में स्टेबल कॉइन्स बहुत बढ़ गए, बहुत नाम कमा लिया स्टेबल कॉइन से। तो वो मैं देख रहा हूँ कि 2019 में वो और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और स्टेबल कॉइन्स के बारे में और लोगों को पता चलेगा और स्प्रेड होगा। तो जैसे 2017 में स्टेबल कॉइन्स किसी को ज्यादा नहीं पता था, 2018 में सब मीडिया में भी लिखने लगे स्टेबल कॉइन स्टेबल कॉइन। हमने यूएसडीटी ला दिया, वो भी स्टेबल कॉइन था। तो स्टेबल कॉइन मैं मानता हूँ कि 2019 में और बढ़ेंगे। तो और उसमें से अभी एक स्टेबल कॉइन बहुत बड़ा है, दूसरे बहुत छोटे हैं, तो वो जो डिस्पैरिटी है वो थोड़ा कम होगा। आप मे बी टॉप 2 या 3 स्टेबल कॉइन्स दिख लेंगे, हमें देखने में मिलेगा। तो एक वो है। दूसरा, मेरा मानना है कि एक या दो ऐसे टोकन्स होंगे जो रेगुलर कंज्यूमर्स अपने एक्सपीरियंस पे यूज करेंगे। जैसे कुछ प्रोडक्ट हो गया जो आप यूज करें और वहां पे वो टोकन्स आएंगे। कौन से टोकन्स होंगे नहीं पता, बट यूटिलिटी टोकन्स जो कुछ ना कुछ आपके कंज्यूमरिश एप्लीकेशन में आप जो यूज कर रहे हो वहां पे इनका यूज केस आ जाएगा। मे बी 2019 में वो बहुत नहीं बढ़ेगा, लेकिन 2020 के लिए जो स्टेज सेट करना है वो सेट कर देगा 2019 में, और वो होगा। तो वो एक सेकेंड टाइप ऑफ, मैं मानता हूँ, हो जाएगा। बस ये दो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी फिलहाल, आपने जो क्वेश्चन पूछा। बट हाँ, ये दो देखते हैं 2019 के एंड में भी देख लेंगे क्या होता है। तो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो काफी लोग अभी भी इंडिया के अंदर, लोग टेक्नोलॉजी वाइज इतने ज्यादा एडवांस नहीं कर, स्पेशली जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर अभी ट्रेड कर रहे हैं, काफी मतलब मेजर पॉपुलेशन ऐसी है। तो उनमें से काफी लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि जब बिटकॉइन के बारे में इतनी न्यूज वगैरह देखते हैं तो वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं तो उनको हमेशा एक्सप्लेनेशन देता हूँ मेरे जो व्यू पॉइंट्स है, लेकिन यू बीइंग अ सीईओ ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो इतना लीड कर रहा है अभी इंडिया के अंदर, तो आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं जब आपसे जो व्यूअर्स हैं, जो जिनका ये क्वेश्चन होता है कि बिटकॉइन आगे आने वाले 5-10 साल के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा? देखो, बिटकॉइन एज अ करेंसी एक है, और ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी एक है। ब्लॉकचेन के ऊपर बिटकॉइन बना है, ब्लॉकचेन के ऊपर और ज्यादा करेंसीज, ज्यादा टोकन, यूटिलिटी टोकन, सिक्योरिटी टोकन बनेंगे। अब बिटकॉइन रहेगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरा मानना है रहेगा, क्योंकि एक आइकॉनिक टोकन है, इनोवेटर है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है उसके पास। तो बिटकॉइन मैं मानता हूँ हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मुझे पता है कि 100% रहेगा इस उसका अंडरलाइंग जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन। ये आप ऐसे समझ लो कि इंटरनेट जब आया था तो बहुत सारे वेबसाइट्स उसके ऊपर बने थे। तो इंटरनेट आज के डेट में ब्लॉकचेन इंटरनेट की तरह है, और जो बहुत सारे वेबसाइट बने थे वो वैसे बिटकॉइन एक वेबसाइट है, और वैसे और भी दूसरे जो कॉइन्स है वो लेके एक वेबसाइट है, वैसे सोच लो। तो अभी जब अर्ली इंटरनेट पे कुछ कंपनीज थे, जैसे अमेजोन है, वो बहुत पहले आया था और अभी भी है, और अभी दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बन गया है। तो हो सकता है कि बिटकॉइन हमारे ब्लॉकचेन वर्ल्ड में बिटकॉइन हमारा अमेजोन हो और हमेशा के लिए चलता रहे, तो वैसा हो सकता है। पर हाँ, ब्लॉकचेन हमेशा के लिए है। ब्लॉकचेन इंटरनेट की तरह एक नया प्लेटफॉर्म है जो हमेशा के लिए रहेगा और बढ़ेगा, बहुत फास्ट बढ़ेगा। तो वैसे देखता हूँ मैं। और आई थिंक आप ऐसे सोचने लगोगे, आपको समझेगा कि
इसका मतलब है बहुत सारे कॉइन्स आएंगे, बहुत सारे कॉइन्स जाएंगे, और ये होते रहेगा, और आपको सही कॉइन्स चुनना है, बाय देखना है टीम कैसा है, ये सब आप रिसर्च करोगे तो आपको समझ जाएगा। इट्स एग्जैक्टली लाइक आपको वेबसाइट आप देखते हो, बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, कुछ बहुत बड़े हो जाते हैं, वैसे ही होगा ये इकोसिस्टम में। So Nischal, thank you so much for joining us today and कुछ लास्ट आपके वर्ड्स या कुछ मोटिवेशन या कुछ व्यू पॉइंट्स जो आप मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि 2018 बहुत इंटरेस्टिंग था क्रिप्टो के लिए, बहुत आई वुड से थोड़ा टफ भी था पूरे इकोसिस्टम के लिए, और इंडिया के लिए बहुत ज्यादा टफ था क्योंकि बेयर मार्केट भी आ गया और बैंकिंग बैन भी आ गया। लेकिन 2019 में देख रहा हूँ, मेरा मानना है कि बहुत सारे कंट्रीज में क्रिप्टो को एक्सेप्टेंस मिलेगा रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे कंट्रीज उसे ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। जैसे अभी यूएस में के जो SEC है, जो हमारा सेबी जैसे है वैसे SEC है, उन्होंने बोला कि उनके लिए क्रिप्टो एक टॉप प्रायोरिटी है 2019 के। और जैसे ही एक दो कंट्रीज ने ऐसे एडॉप्शन कर दिया तो क्रिप्टो के लिए बहुत सही होगा एज एन इकोसिस्टम। तो मैं देख रहा हूँ कि 2019 2018 से बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। तो आप अपना रिसर्च जारी रखिए, आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट ओपन रखिए क्रिप्टो के बारे में, और सही स्टेप्स लीजिए, तो 2019 मेरा मानना है कि बहुत सही होगा क्रिप्टो के इकोसिस्टम के लिए। Very well said, very well said. So thank you so much for joining us today, Nischal, and I hope I wish you guys all the best with WazirX and WazirX tokens, and especially #India wants crypto, जो हम सबका